मॉर्निंग क्लास एमएवीएम के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 में पीए थर्ड का आपका ये दूसरा चैप्टर है अध्याय 11 मैं और मेरा देश। पीए थर्ड में आपको हिंदी अवधि वाले सिलेबस में दो ही चैप्टर दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर था आपका अध्याय 10 और दूसरा ये आपका है 11। तो ये लास्ट चैप्टर है पीए थर्ड का आपका मैं और मेरा देश। इसमें इस चैप्टर के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका मैं आपको जीवनी जो है संक्षिप्त जीवनी पीडीएफ के माध्यम से दूंगी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 3-4 कहानियां आपको छोटी छोटी दी हुई हैं और लेखक ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। लेखक के बारे में जो है कन्हैयालाल मिश्र जो इसके लेखक हैं उसको हम उनकी जीवनी पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। तो इसमें इस चैप्टर में जो थोड़ा सा जो इसका संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने देश की स्वतंत्रता को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखा है, बताया है। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपने प्रत्येक कदम को सोच समझ कर रखना चाहिए। अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए जो भी हम कार्य करें उसको सोच समझ के करें ताकि हमारे देश को कोई हानि ना हो, उसकी कहीं पर जो है उसका अपमान ना हो किसी दूसरी जगह पर। तो आइए जानते हैं कि किन किन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक ने इस चैप्टर में अपने देश को सर्वोपरि बताया है। पहले थोड़ा सा लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं अपने घर के पास जन्मा था। जिस तरह से हम लोग सभी का एक जन्म हुआ है, घर है, परिवार है, पड़ोस है, वहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों से सीखा है। कुछ घर से सीखा है, कुछ अपने माता पिता से सीखा है, कुछ घर के और सदस्यों से सीखा है, फिर जब घर के बाहर निकले तो पड़ोसियों से सीखा है, फिर समाज से सीखा है, फिर इस तरह से हमारा दायरा बढ़ता गया। उसी तरह लेखक भी अपने बारे में बता रहा है कि मैं भी इसी तरह पला बढ़ा अपने आसपास पड़ोस से सबका ममता दुलार, सबकी ममता दुलार प्यार पाकर मैं जो है घूम फिर कर बड़ा हुआ। तो मुझे लगता था कि बस मैं जो है पूरी तरह से पूरा हो चुका हूँ और कुछ भी नहीं है जीवन में। पूरी तरह से कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी गुण है ये मेरी स्थिति, वो अपने आप को परिपूर्ण समझने लगा। एक दिन आनंद की एक दीवार में एक दरार पड़ गई, यानी उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया, समझ में आया। तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम क्या है, हीन है। यानी मेरी स्थिति कुछ भी नहीं है समाज में, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर दे तो मैं उसे कहीं, उस अपराधी को कहीं भी उसके खिलाफ जो है कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता हूँ, कोई शिकायत भी नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए कहीं अपील या कोई दया प्रार्थना भी नहीं कर पाऊंगा। क्या कोई भूकंप आया था, ये लेखक अपने बारे में बता रहा है। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई, यानी उसके मन में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। जब उसने अपने दायरे से बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि नहीं, मैं अपने आप को परिपूर्ण समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा महत्व का प्रश्न है इस अर्थ में भी कि यह बात तो लिखने का है। क्या बात लिखने की है? आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी ठीक समय पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है कि आपके प्रश्न का, कि आपका प्रश्न कैसा है, आप अपने प्रश्न से क्या जानना चाहते हैं। जी हाँ, एक भूकंप आया था, ये लेखक अभी अपने बारे में बता रहा है। एक भूकंप आया था, वो भूकंप कैसा था? आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि दीवार थी। यह एक ऐसी दीवार थी, मानसिक विचारों की दीवार थी। जिस भूकंप के द्वारा जो है इस दीवार में दरारें पड़ी थी, वो दीवार किस थी? मानसिक विचारों की दीवार थी, मानसिक विश्वासों की दीवार थी। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, वो कहाँ उठा था? मेरे मानस में ही उठा था। यानी उसके मन में, उसके हृदय में ये सारी चीजें हिलोरे ले रही थी। कहते मेरा मन जो है हिलोरे कर रहा है। मानस में भूकंप उठा था, यानी उसके मन में ये हिलोरे आ रहे, भूकंप उसके मन में उठा हुआ था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। वो फिर कहता कि हाँ, मेरे मन में एक भूकंप उठा था, विचारों का भूकंप उठा था।
भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़ी ना हिली थी, वो कोई कोई भूकंप में तो ऐसा सामान्यतः जो रियल में होता है, भूकंप में धरती हिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आकाश कांपा नहीं था, आकाश भी नहीं हिला था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था। उसने एक तेजस्वी पुरुष के बारे में जाना, तब उसके मन में जो है भूकंप उठा। तेजस्वी पुरुष कौन थे? स्वर्गीय पंजाब केसरी यानी लाला लाजपत राय थे। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता, पराधीनता मतलब जो दूसरे के अधीन हो, पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर रहे, उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे। कौन? लाला लाजपत राय के बारे में बता रहा है लेखक। उनमें एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता थी। ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो जो अपने आसपास के लोग होते वो मुग्ध हो जाते, यानी उसी उनके ही विचारों में, उनके ही तेजस्विता में मंत्रमुग्ध हो जाते। और पराये जो नहीं जानते थे उनके बारे में, वो बहुत चक्के रह जाते। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे, सारे संसार में उन्होंने भ्रमण किया। व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर में सर्वोत्तम रत्नों में से रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। फिर उनका बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व था। क्या देखने में, क्या सुनने में अपूर्व मनुष्य थे। कौन सा भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही ना छा जाते? कौन ऐसा व्यक्ति था जो जिससे वो मिलते, मुलाकात होती उनसे और वह जो है अपने व्यक्तित्व की छाप उस पर न छोड़ते। संसार के देशों में घूमकर वे जो अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में कह दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह अनुभव ही तो वह भूकंप था। उनका जो अनुभव था वही एक भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की कसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। लेखक पहले अपने आप को क्या समझता था कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनका अनुभव मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि ये मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं तो अपूर्ण हूँ। अपूर्णता की कसक मेरे दिल में, मेरे हृदय में कसकने लगी। उनका वह अनुभव आया था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, दुनिया के बहुत सारे देशों में मैं गया, लेकिन जहाँ भी गया मेरे माथे पर जो है गुलामी की जो भारतवर्ष की जो गुलामी की लज्जा थी वो मेरे कलंक की तरह मेरे माथे पर लगी हुई थी। क्या सचमुच यह अनुभव मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी उपहार हो, लेकिन वो सारे क्या है? फीके हो जाएंगे यदि वह किसी गुलाम देश का वासी है तो। दूसरे रूप में ही हो तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारा गौरव है, बहुत सारे मान सम्मान है आपके देश में, लेकिन आपका देश, आपके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन आपका देश गुलाम है, अगर आप देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको ही लगेगा कि हम क्या हैं, हमारे जो है माथे पर हमारी गुलामी का जो कलंक है वो लगा हुआ। तो वो सारे वैभव, सारे ऐश्वर्य, संपत्ति, सब कुछ जो है उसके सामने क्या हो जाएंगे? फीके हो जाएंगे। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप से सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मेरे स्वयं का कुछ राज्य क्यों ना मिलता हो, वो सब क्या है? बेकार है। मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को आघात पहुँचे, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का लगे, उसकी किसी भी प्रकार की सत्य में कमी आए, साथ ही उनके नागरिक रूप में मेरा क्या सर बुला रहे हैं, 5 मिनट बाद आ रहे हैं। अपने देश के सम्मान का पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहाँ भी मैं रहूँ मुझे भरोसा है। तो ये बहुत सारी बातें जो है लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी कहा जाता है, उनके बारे में उन्होंने बताया। फिर लेखक कहता है कि एक छोटी सी कहानी बताता है कि लोगों का जो है बहुत ही महत्व होता है। जैसे कोई युद्ध में जा रहा हो तो उसको जोश, उसको उत्साह से भर देना क्या है, उसके बल को जो है दुगना चौगुना कर देना है। उसी तरह से जिस तरह से जब आप लोग देखते होंगे, कभी क्रिकेट देखते होंगे, तो खिलाड़ियों को जब आप तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो उनके पैरों में ऐसा लगता
युद्ध में जय बोलने वालों का बहुत महत्व। फिर लेखक कहता है कि युद्ध में जय बोलने वालों की बहुत बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि उनके जयकार से ही सैनिकों और जो योद्धा होते हैं उनमें एक जोश उत्साह भर जाता है। फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इतिहास की गहराई को उतरने का ये समय नहीं है। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गहराई किसी हिस्टोरिकल हिस्ट्री को जो है सुनाने में कोई ये समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियाँ तो सुन ही सकते हैं। एक कहानियाँ भी ना प्रेमचंद की ना एंटन चेखोव की, यानी प्रेमचंद भी एक लेखक थे और चेखोव भी एक लेखक, तो युवकों के जीवन की घटनाएं हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है। आप बड़ी बड़ी बातें पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। हमारा देश महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जो है जापान गए और स्टेशन पे उन्हें ताजे फल चाहिए थे और उन्हें कहीं भी वो ताजे फल दिखाई नहीं दिए, तो उनके मुंह से निकल गया कि लगता है जापान में ताजे फल नहीं है। एक आदमी जो है अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने आया था स्टेशन पे और उसने सुना, वो दौड़कर भागकर गया, जो है एक टोकरी भर फल जो है ताजे फल लेकर आया। स्वामी रामतीर्थ को देकर बोलता है कि लीजिए फल जो है आपको ताजे फल चाहिए थे। उन्होंने सोचा कि ये शायद फल विक्रेता है, वो उसको पैसा देने लगे, लेकिन वो पैसा देने से मना कर दिया और कहा कि अगर आपको कुछ देना ही है तो आप अपने देश में जब जाएंगे तो वहां पर ये मत कहिएगा कि हाँ इस देश में ये नहीं था, इससे मेरे देश के गौरव का जो है हानि पहुंचेगी। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर भी कर सकते हैं। एक लेखक दूसरी घटना सुनाता है। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान शिक्षा लेने आया। जापान में एक युवक शिक्षा लेने आता है और पुस्तकालय में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है और पुस्तकालय की जो पुस्तक लेता है उसमें कुछ अद्भुत चित्र, कुछ दुर्लभ चित्र रहते हैं जिसको वो चुरा लेता है और चुरा कर जो पुस्तक लेता है लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से, उसको वहीं रख देता है और दूसरा युवक उसे यह करते हुए देख लेता है और जब वो उसे बता देता है, पुलिस जाकर उसके घर की तलाशी लेती है कमरे की और वो दुर्लभ चित्र उसे मिल जाते हैं, तो उसे जो है वहां पर दंड दिया जाता है और उस लाइब्रेरी के गेट के सामने लिख दिया जाता है कि उस युवक के क्रियाकलाप से जो है उसके पूरे देश का नाम आ जाता है कि इस देश के निवासी जो है इस पुस्तकालय में नहीं आ सकते हैं। मतलब साफ है कि एकदम साफ यह बात साफ हो गई कि जहाँ एक युवक अपने काम से अपने देश का नाम, अपने देश का गौरव सिर उसका ऊंचा करता है, वही एक युवक अपने काम से अपने देश का मस्तक जो है झुका देता है, यानी कलम का ऐसा टीका लगाता है जो कितने वर्षों तक संसार की आंखों में वो उसे लांछित करता रहता है। इस तरह की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश के हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। यानी हमारे देश की जो पहचान है वो हमसे है, यानी नागरिक से है, प्रत्येक नागरिक से। जैसे वो क्रियाकलाप करते हैं वैसा ही प्रभाव उस देश पर पड़ता है, देश का नाम पहले आता है। फिर एक छोटी सी कहानी बताता है कि और बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैं हम आपको बताते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। एक छोटी सी कहानी बताता है कि महान कमाल पाशा जो तुर्की के राष्ट्रपति थे, उनकी वर्षगांठ थी। वर्षगांठ में उन्हें बहुत सारे उपहार मिले, जो है बहुत सारे लोगों ने हजारों लाखों के उपहार दिए और एक बूढ़ा वर्षगांठ उनकी समाप्त हो गई और कमाल पाशा जो है सोने के लिए अपने कमरे में चले गए ऊपर। और उसी समय जो है आधी रात को जो है एक बूढ़ा जो है उनके लिए एक हांडी में जो है शहद भरकर लाता है और ऐसी शहद थी वो जिसे आप खुद स्वयं से ही वो तोड़कर रखता है और उसे लेकर आता है और जो उसके वहाँ कमाल पाशा के जो चौकीदार होते हैं उससे कहता है कि मैं 30 मील पैदल चलकर आया हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई है। राष्ट्रपति उसकी सूचना भेजी गई, राष्ट्रपति तक कमाल पाशा तक उसकी सूचना भेजी गई, जो उस समय विश्राम कर रहे थे और वे तुरंत नीचे आते हैं और उसकी जो भेंट होती है उसे स्वीकार कर लेते हैं। भेंट में क्या थी? एक मिट्टी की हांडी में जो है पाव भर शहद थी
जिसको स्वयं वो तोड़कर लाता है, स्वयं अपने हाथ से निकाल कर लाता है। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगली भरकर जो है शहद को स्वयं चाटता है और तीसरी उंगली जो है बूढ़े को खिलाता है। राजपति कहा, दादा आज तो आपने बहुत ही सबसे सर्वोत्तम जो है आज का सर्वोत्तम उपहार आपने ही मुझे भेंट किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार था। उन्होंने आदेश किया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ बूढ़े को जो है अब उसके घर पहुंचाया जाए। क्या वह शायद शहद बहुत कीमती थी? नहीं, उस शहद के पीछे जो बूढ़े की जो भावना थी, जो उसकी भावना थी, उसके अच्छे जो स्नेह था, जो उसका प्यार था, उसकी जो भावना अच्छी भावना थी, उन्होंने कमाल पाशा जो राष्ट्रपति थे तुर्की के, उन्होंने उसकी भावना को देखते हुए उसको स्वीकार किया और उसको ससम्मान के साथ शाही सम्मान के साथ उसके घर उसको पहुंचाया। जैसे उसी तरह से उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया, जैसे 100 लालों के बराबर एक लाल। उसी तरह हमारे देश में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। हमारे देश में एक ऐसी ही घटना घटी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके लिए एक व्यक्ति जो है अपने हाथ से बिनी हुई खाट लेकर आता है और उनको भेंट करता है और वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले पंडित जी ने अपनी फोटो माने चित्र जो फोटो होती है उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसको देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए आपका ये उपहार हो गया। तो खाट क्या बहुत कीमती थी? ऐसा नहीं है। उसके प्रति जो नेहरू जी के प्रति जो उसकी जो भावना थी, स्नेह था, वो मायने रखता था, भावना का ही सम्मान था। क्यों जी, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा देश काम जो है देश के अनुकूल है? वाह, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी चीजें ना करे जिससे हमारे देश के गौरव और सम्मान को आघात लगे। तो फिर कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपने जब आप कभी सफर करते होंगे या कहीं पर जो है ग्रुप में बैठते होंगे, क्लास में समूह में बैठते होंगे, तो क्या अपने देश की बुराई करते हैं? ऐसा अगर आप करते हैं तो देश के लिए बहुत ही निर्लज्जता की बात है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जो है आपके सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है और अपने देश को आघात पहुंचा रहे हैं। आप ऐसा करना उचित नहीं होगा। जिस तरह से आप केला खाकर सड़क पर फेंक देते हैं, अपने क्लास को, अपने कक्षा को, अपने घर को, अपने कमरे को गंदा करते हैं, कूड़ा जो है घर के बाहर रोड पर फेंक देते हैं, इस सारी चीजों से आपके देश के गौरव या सम्मान या सौंदर्य बोध को आघात पहुंचता है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो रही है। देश के नागरिक समझते हैं चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए। चुनाव की भी बात लेखक ने इसमें बताई है कि चुनाव में किसे वोट देना चाहिए। तो वोट हमें उसे देना चाहिए जो वोट हमें उसे देना चाहिए जो अच्छा कार्य करे, जिसकी भावनाएं अच्छी हो, जो लगे कि हाँ समाज सेवा करना चाहता है वास्तव में। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े पोस्टर लगा दे, हाँ हम 5 साल तो नजर नहीं आए, जब 5 साल में 6 महीने 3 महीने बचे हैं तो घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ मेरे लिए वोट देना, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा करने के लिए उस चुनाव की भी बात को उठाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा यानी हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को मत दें, जो आपका वास्तव में समाज सेवा की भावना रखता है उसे वोट दें। ऐसा मेरा मत नहीं है। बिना कोई भी आदमी वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और कन्हैयालाल मिश्र की संक्षिप्त जीवनी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से देंगे, शब्दार्थ लिखिएगा और प्रश्न उत्तर आपको हम पीडीएफ के माध्यम से देंगे। आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर